चलिए आपके लिए एक खूबसूरत सा सीरीज लेकर के आया हूं जिसमें हम आज बात करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं है और एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको रेफरेंस भी दे दिया जाएगा कि एनसीईआरटी पे यहाँ पे लिखा हुआ है। बस आपको करना कुछ नहीं है, कहीं नहीं जाना, कोई कॉपी कलम की जरूरत नहीं है। बस आपको कंबल के नीचे जाके बैठ जाना है और आराम से मेरी बातों को सुनते रहना है और ऐसा जगह बैठना है जहाँ का माहौल थोड़ा शांत हो ताकि आपका कंसंट्रेशन बन पाए और चीजें आपके दिमाग में सही से घुस पाए। आज का पहला क्वेश्चन है, किसकी सहायता से शुक्राणु जोना पेलिसुडा में प्रवेश करता है? अगर आपको आंसर आता है आंसर मारिए टिक और आगे बढ़िए। अगर आपको नहीं आता है थोड़ा आप सुन लें, समझ लें। और एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पे आपको रेफरेंस भी दे रखा है, कहाँ पे क्या लिखा है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बस आप अगर चीजों को सुन लोगे तो आपके दिमाग में चीजें घुस जाएगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको इजीली वे में सॉल्व भी करके आ पाओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रेशन फ्रॉम एक्रोसोम, एक्रोसोम से स्राव। इसको हम समझाते हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे 32 नंबर पेज पे ये वाला एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक हेड वाला पार्ट और एक मिडिल पार्ट और एक टेल वाला पार्ट। जो टेल वाला पार्ट है यही जो है स्पर्म को तैरने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन जो मिडिल पार्ट है इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहने का मतलब ये है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग में आए वो एनर्जी का स्रोत है, क्योंकि यहीं पे एटीपी बनता है। इसी की मदद से एनर्जी मिलती है स्पर्म को और स्पर्म मूवमेंट करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? यहाँ पे लिखी हुई भी है, एनर्जी सोर्स ऑफ स्विमिंग। जो थर्ड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है ये इसी पार्ट में पाया जाता है और क्रोमोसोमल मटेरियल के बारे में हम डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम मेन बात करते हैं ये जो क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई। ठीक है, अगर एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा बेबी का जन्म होगा? फीमेल बेबी का जन्म होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर वाई का ट्रांसफर हो रहा है तो मेल बेबी का जन्म होगा। ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसकी सहायता से शुक्राणु जो है जोना पेलिसुडा में इंटर करता है। थोड़ा बात को समझो। ये जो लेयर है कैप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोसोम। इसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा बात को समझिए। जोना पेलिसुडा क्या होता है? ये क्या है? एग है। क्या है? एग है। इसको आप ओवम भी बोल सकते हो। इसके ऊपर में एक लेयर होता है। क्या होता है? एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? जोना, जोना पेलिसिडा। क्या बोलते हैं इसको? जोना पेलिसिडा। अब जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर इसके ऊपर है। यहां से कोई भी स्पर्म जो आएगा यहाँ पे एंट्री करने के लिए तो पहले इसको इस लेयर को तोड़ना पड़ेगा, है ना, तभी इसके अंदर जा पाएगा। तो जब तक इस लेयर को नहीं तोड़ेगा तब तक अंदर जाएगा कैसे? और स्पर्म के पास ऐसा क्या है कि जो इस लेयर को तोड़ पाए? तो ये जो एक्रोसोम होता है ना, ये एक्रोसोम के ऊपर एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इस लेयर को तोड़ दे। क्या करे? इस लेयर को तोड़ दे और तोड़ करके अंदर चला जाए। तब जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। तो वही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि शुक्राणु जोना पेलिसुडा में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? ये जो एक्रोसोम है यहां से जो स्राव निकलता है, यही स्राव जो है जोना पेलिसुडा को तोड़ देता है। क्या करता है? ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद वो इंटर कर जाता है। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी में भी अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पर्म हेड contains elongated haploid nucleus, the anterior portion of which covered by cap like structure। तो क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम, जो मैं बता रहा था, एंजाइम से फिल्ड होता है और यही हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन? दोहरे निषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर इसका जाएगा आपका 5। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप आगे निकल सकते हैं, नहीं आता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर इसको आता भी है तो वो भी चाहे तो समझ सकता है। अगर आप एनसीईआरटी का
पेज नंबर 18 देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इसको हम थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा गौर से समझना। हम पहले बना लेते हैं एक क्या, फीमेल एम्ब्रायो सैक। क्या बनाते हैं? फीमेल एम्ब्रायो सैक। ये क्या है आपका? एम्ब्रायो सैक है। क्या है आपका? एम्ब्रायो सैक। जो एम्ब्रायो सैक है ये कितना सेल का होता है? ये 7 सेल्ड होता है। कितने? 7 सेल्ड। और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। कितना होता है? 8 न्यूक्लिएटेड, मतलब 8 न्यूक्लियस होता है। ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सेंट्रल पार्ट है, कौन सा पार्ट? सेंट्रल पार्ट, इसमें n+n न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये बाद में आपको समझाएंगे, डिटेल में अगर समझाना होगा तो, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। और यहाँ पे न्यूक्लियस होते हैं, इसकी हेप्लॉइड होती है n, ये भी n, ये भी n। और इस पोल पे भी ऐसा ही कुछ होता है, ये होता है n, ये भी n, ये भी n। बात समझ में आ गई? ये जो एम्ब्रायो सैक है ये कितने सेल के होते हैं? 7 सेल। कैसे? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 और 1 ये सेल, 7 सेल हो गए। कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस हैं। कैसे? 1 2 3, 3 2 5, 3 8, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल। ये आपको एम्ब्रायो सैक के बारे में समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मेल की। ठीक है, मेल में क्या होता है कि यहाँ पे जो पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होकर के 2 मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? 2 मेल गैमेट बनता है। अब इसको गौर से सुनना। जो 2 मेल गैमेट बने हैं, एक मेल गैमेट जो है ये वाले न्यूक्लियस से आकर के फर्टिलाइज कर जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं इसको? सिनगैमी बोलते हैं। और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो ये सेंट्रल पार्ट से आकर के फर्टिलाइज कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। गौर से सुनना। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किया, 2 यहाँ का और 1 यहाँ का, और ये सिनगैमी हुआ है, एक एन यहाँ का, एक एन यहाँ का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। आप देखोगे कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट हुआ? एक एन 2, एक यहाँ 3 और 3 2 5, टोटल 5 न्यूक्लियस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों को मिला करके हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पे जाकर के, तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल। ठीक है, पहले क्या हुआ? पोलन ट्यूब था, इसमें रिलीज किया 2 मेल गैमेट, जो मैं बता चुका हूं आपको। एक मूव किया आपका एक सेल की तरफ, और वहां पे क्या किया? सिनगैमी किया। और दूसरा मूव किया आपका कहां पे? पोलर न्यूक्लियस की तरफ, और वहां पे जाकर के उससे फ्यूज करके क्या बनाया? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोले? ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम बोले थे डबल फर्टिलाइजेशन। आपको बातें समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेहसाना इज ए स्पेसीज ऑफ। ये थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ एमएमएस। क्या? एमएमएस। अब एमएमएस का मतलब क्या है? एमएमएस, एम से हो गया आपका मेहसाना, दूसरा एम से हो गया आपका मुर्रा, तीसरा हो गया आपका सुरती। ये 3 ब्रीड हैं स्पेसीज है किसके? बेफेलो के। ये आपको याद कर लेना, अगर चाहो तो ये क्वेश्चन कभी भी कोई पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए एमएमएस। क्या? एमएमएस, ये 3 ब्रीड हैं, एक मेहसाना, एक मुर्रा, एक सुरती। ये 3 ब्रीड हैं, तो इसमें क्या आंसर चला जाएगा आपका? मेहसाना इज ए स्पेसीज ऑफ। मेहसाना इज किस प्रजाति की है? ये आपका भैंस की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CRY जीन प्रोटेक्ट्स विच क्रॉप फ्रॉम बुलवॉर्म। क्राइजीन किस फसल को बुलवॉर्म से बचाता है? सिंपली आपका आंसर चला जाएगा कपास। क्या चला जाएगा? कपास। ठीक है, आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ सिंपली कंट्रोल्स द कॉटन बुलवॉर्म्स। अगर आपको समझना है, थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो जो जीन होता है CRY जीन, CRY जीन ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है CRY1AC, दूसरा होता है CRY2AB, तीसरा होता है CRY1AB। ये 2 जीन जो है ना, ये कंट्रोल करता है किसको? कॉटन बुलवॉर्म को। किसको कंट्रोल करता है? कॉटन बुलवॉर्म्स को
और ये लास्ट वाला जो जीन होता है ये कंट्रोल करता है आपको कॉर्न बोरर को। अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ के पूछता है तो आपको ये चीज भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपली आपको पूछा है कि बुलवॉर्म से किसको हेल्प करता है, किसको बचाता है, तो आपका आ जाएगा कोट्टन से। सिंपली आपको समझ में आ गई चीजें, आंसर आपका समझ में आ गया कपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RNAi, मतलब क्या मतलब हुआ इसका, RNA इंटरफेरेंस इज यूज्ड इन विच प्लांट टू कंट्रोल द पैथोजेंस। RNAi का उपयोग किस पौधों में रोग जनकों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। सिंपल इसका आंसर चला जाएगा आपका तंबाकू। ठीक है, कैसे जाएगा, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, आप इनको देख सकते हो। यहाँ पे ए निमेटोड है, इसका नाम ये दे रखा है यहाँ पे। वो क्या करता है, टोबैको के रूट को इन्फेक्ट करता है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये यील्ड जो है ना इसका रिड्यूस कर जाता है। क्या होता है, यील्ड रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए a novel strategy was adopted to prevent this infestation which based on the process of RNA interference। इससे बचने के लिए पेड़ पौधा जो है एक अपना एक अलग तरीके से एक स्ट्रेटेजी डेवलप करवाया, जिसको हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। ये स्ट्रेटेजी कौन अपनाया, ये टोबैको अपनाया। ठीक है, आंसर चला जाएगा इसका टोबैको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्म सेल। ये इंपॉर्टेंट है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कितने बनते हैं ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आंसर जाएगा इसका 4। कैसे, अगर यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये डायग्राम आपका देख सकते हो, एक से कितने बन रहे हैं आपके 4 आपके बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। इसको डिटेल में हम समझा सकते थे लेकिन टाइम इतना है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्क थ्रेड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर जाएगा इसका आपका फ्री बॉइंड। क्या, फ्री बॉइंड। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन मौजूद होता है, आंसर जाएगा आपका फ्री बॉइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट कंट्रोल्स स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आप पेज नंबर 31 एनसीईआरटी का खोलोगे ना, वहां पे साफ साफ चीजें लिखी हुई है, वहां पे समझ सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि जो LH एक्टिनेटिंग सेल स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और एंड्रोजन in turn stimulate the process of spermatogenesis, and FSH act on Sertoli cells and secretion of some compound which help in the spermiogenesis। आंसर क्या चला जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पे जाएगा आंसर आपका FSH। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मेथड ऑफ कटिंग एंड टाइंग द वास्ट डिफरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिका को काटने और बांधने की विधि है, कौन सी विधि है, इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पेज नंबर 45 एनसीईआरटी का खोलोगे तो वहां सिंपल ये चीज दी रखी है। अगर आप वैसेक्टोमी कर रहे हो, वैसेक्टोमी बोलेंगे किसको हम, अगर वास्ट डिफरेंस को काट रहे हैं तो हम बोलेंगे वैसेक्टोमी। अगर हम फॉलोपियन ट्यूब को कट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इसको ट्यूबेक्टोमी। पर ध्यान रखना, अगर वास्ट डिफरेंस को काट रहे हैं तो वैसेक्टोमी, अगर फॉलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं तो ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है कि वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब वास्ट डिफरेंस को कट करते क्या बोलते हैं, इसको वैसेक्टोमी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका वैसेक्टोमी। ठीक है, पुरुष नसबंदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड टू मेक द फॉलोइंग। ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का उपयोग निम्नलिखित बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मानव इंसुलिन। यहाँ पे आपको देखोगे लिखा हुआ भी है कि लार्ज क्वांटिटी बैक्टीरिया एंड मेक मच इंसुलिन एज यू नीड। पहले क्या होता था, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज के लिए यूज करते हैं हम इसका, और ये कैसे बनाया जाता था पहले, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स से। लेकिन क्या होता था, इससे रिएक्शन होता था, एलर्जिक रिएक्शन होता था, इसीलिए अब बैक्टीरिया पे ट्राई किया गया, अगर इससे हम निकाल लें इंसुलिन तो मेरा काम कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आदमी को जो है डायबिटीज है, उसको हमको हेल्प करने में, उसको ट्रीट करने में आसानी हो जाएगी। समझ में आ गई, तो क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन इंसुलिन, इसका आंसर चला जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, वही चीज मैंने वहां पे लिखा है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जेनेटिक डिजीज इज काज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, कौन सा अनुवांशिक रोग जो है 21वें गुणसूत्र के
ट्राइसोमी के कारण होता है। 21वें गुण, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम हो जा रहा है। वहीं टर्नर सिंड्रोम की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो रहा है। पेज नंबर 75 खोल के देखो, आपको समझ में सारी चीजें आ जाएगी। इसी का नेक्स्ट पेज अगर देखोगे तो यहाँ सिंपली सा लिखा हुआ भी है डाउन सिंड्रोम के बारे में और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में और टर्नर सिंड्रोम के बारे में। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 किसमें, डाउन सिंड्रोम में। और क्या क्या हो सकता है थोड़ा यहाँ पे देखना। सिंपल से ये भी याद रखना, सिंपल सा ये भी याद रखना कि यहाँ पे लैंगडा डॉन, क्या लैंगडन डॉन, ये 1866 में इस डिजीज के बारे में बताया था, इसके बारे में वो डिस्क्राइब कराया था। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से भी एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका, ये वाले क्वेश्चन का आपको डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्पेरुलिना इज ए रिच सोर्स ऑफ, एस्पेरुलिना एक समृद्ध स्रोत है। अगर आप एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी खोलोगे 176 पेज नंबर पर जाके देखोगे, ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना कैन बी ग्रोन इजीली ऑन मटेरियल्स लाइक फलाना 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 फलाना। एंड नीचे देखोगे क्या लिखा हुआ है, एंड कैन सर्व एज ए फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन। ये सबका अच्छा स्रोत है, सबका अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पे आंसर आपका चला जाएगा प्रोटीन भी, विटामिन भी, मिनरल्स भी, ऑल ऑफ दिस क्या चला जाएगा, यह सब है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओकाजाकी टुकड़ा किस समय दिखाई देता है। ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता है ये कब दिखाई देता है, जब आप पढ़ते हो ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, वहां पे ये सारी चीजें आपको समझाई गई होगी। अगर आप देखोगे ये वाले पेज पे, ये जो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है, ये रेप्लिकेशन का फॉर्क है। ठीक है, इसी कंडीशन में जो यहाँ आपका डीएनए है, ये डीएनए में आपके फ्रेगमेंट्स बनते हैं। एक होता है कंटिन्यूस फ्रेगमेंट, एक होता है डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट। जो डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट होता है इसी को बोलते हैं हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये कहाँ बनता है, रेप्लिकेशन फॉर्म में, मतलब रेप्लिकेशन के दौरान ये बनता है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ये वाले में आंसर जाएगा आपका रेप्लिकेशन। ठीक है, प्रतिकृति, बस समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेटिक फर्म विच इज अ गुड फर्टिलाइजर ऑफ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। आंसर जाएगा आपका एजोला। एजोला क्या, जलीय फर्न जो अच्छा जैव उर्वरक है वो कौन सा है, एजोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अगर आप सिंपली देखोगे, अगर पेज नंबर 82 खोलोगे ना, वहां पे आपको ये डायग्राम दिखेगा। ठीक है, ऐसा वाला डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अगर डीएनए है, सुनना थोड़ा गौर से, डीएनए है और डीएनए से खुद डीएनए बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन। ध्यान देना, अगर डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। बस ध्यान देना, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। पहला क्या हुआ, डीएनए से खुद डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना। क्या बनना, प्रोटीन बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। इसी हॉल प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड, क्या होता है ट्रांसलेशन में, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनता है किसमें, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस लुटियम। क्या बोलता है, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा। अगर आप पेज खोलोगे 35, कौन सा पेज 35, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब हम ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन होने के दौरान क्या होता है, जो ग्राफेन फॉलिक्यूल है वो फटता है और वो ट्रांसफॉर्म किस में होता है, कॉर्पस लुटियम में। और यही कॉर्पस लुटियम जो है सेक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और यही प्रोजेस्टेरोन क्या करता है,
मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस करता है ताकि आपका प्रेगनेंसी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? प्रोजेस्टेरॉन। क्या जाएगा आंसर? प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे लिखा हुआ साफ सुथरा, यहाँ पे भी देख सकते हो ये सारी चीजें लिखा हुआ है, जो एंडोमेट्रियम को हेल्प करता है ताकि आपका प्रेगनेंसी सही से चल सके। ठीक है, क्या रिलीज करता है? कॉर्पस लुटियम रिलीज करता है क्या? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सा थी? आपको सिंपल से याद होना चाहिए, टोबैको। कौन सा? टोबैको। ठीक है, देखो आंसर में तंबाकू आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म्ड बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड। एनसीईआरटी खोलोगे 158 पेज नंबर, वहां पे लिखा हुआ है चीज, फंगा आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। इसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइकोराइजा। थोड़ा आप समझो, अगर प्लांट किसके साथ बनाता है? फंगी के साथ बनाता है। किसके साथ? फंजा के साथ। इसको बोलते हैं माइकोराइजा। MYCORRHIZA। लेकिन वहीं अगर अलगी बनाएगा, अलगी प्लस फंजा है, गौर करना, अगर फंजा के साथ प्लांट बनाया इसको बोलेंगे हम माइकोराइजा। अगर फंजा के साथ अलगी बनाया इसको बोलेंगे लाइकेन। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फंजाई प्लांट के साथ बनाए तो माइकोराइजा, अगर फंजाई अलगी के साथ बनाए तो लाइकेन। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो आंसर इसका क्या जाएगा? ये वाले का माइकोराइजा जाएगा ना, माइकोराइजा। पर हल्का सा फर्क है प्लांट और अलगी का। अगर प्लांट है तो माइकोराइजा, अलगी है तो लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एग्रोज जो है, जो एग्रोज जेल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वो कहां से निकाला जाता है? एग्रोज निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है? ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाला पेज पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो, नाउअडेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं एग्रोज। एग्रोज विच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीविड्स। किससे? सीविड्स। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका यहाँ पे? सीविड्स, समुद्री खरपतवार, सीविड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोल्ट्री डिजीज। हम पोल्ट्री डिजीज की बात करते हैं। ये एंथ्रेक्स जो है ना, ये कैटल और बेफेलो का डिजीज है, मतलब एनिमल का डिजीज है, सिंपली बोल सकते हो एनिमल का डिजीज है। ठीक है, और ये रानी खेत जो ये पोल्ट्री का डिजीज है, ये आपको याद होनी चाहिए, पोल्ट्री का डिजीज है। और ये मैरक्स भी पोल्ट्री का ही डिजीज है। और ये फुट एंड माउथ डिजीज ये भी किसका है? एनिमल का है। ठीक है, तो पैर वगैरह में मुंह और घाव जो हो जाता है ये हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। तो एंथ्रेक्स हो गया, ये बहुत ही खतरनाक डिजीज है। ठीक है, और ये दोनों जो है रानी खेत और मैरक्स डिजीज, ये आपका पोल्ट्री से हो गया। तो आंसर इसका दो चला जाएगा, एक रानी खेत और एक मैरक्स, रानी खेत और मैरक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटेन द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। आंसर चला जाएगा इसका चार्ल्स डार्विन। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लोइड सेल इज कॉल्ड। अगुणित कोशिका के संलग्न प्रक्रिया को कहा जाता है। सिंपल अगर आप कोशिका चक्र की बात करेंगे ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें माइटोसिस म्यूसिस वगैरह सब इन्वॉल्व होता है। ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको हम यहाँ समझाएंगे तो बहुत टाइम ले जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कोई भी दो हैप्लोइड न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये दोनों फ्यूजन करता है तो हम प्रोसेस को बोलते हैं कंजुगेशन। क्या बोलते हैं इसको? कंजुगेशन बोलते हैं। सिंपल इसका आंसर हो जाएगा आपका कंजुगेशन, संयुग्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन मेन। जो मेन है, जो पुरुष है, उसमें कौन सा अंग पाया जाता है? निम्न में से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप देखोगे सारा नाम दे रखा है, जब तक आपको नाम के बारे में सही से आइडिया नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे, ये है मेल का और नेक्स्ट पेज पे है आपका फीमेल का। तो पहले मेल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, मेल में कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। क्या क्या? पहली चीज तो आपको सेमिनल वेसिकल याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके दिमाग में हमेशा
होना ही चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में ध्यान होना चाहिए। वास्ट डिफरेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो वास्ट डिफरेंस, ये वाला जो पार्ट है इसको वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि जो बनता है यहाँ पे स्पर्म टेस्टिस में, यही तो यहाँ से ट्रांसफर होकर आगे निकलता है। किससे? वो भी वास्ट डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। एपिडिडाइमिस, यहीं पे इसका मेचुरेशन होता है, जो स्पर्म बनता है उसका मेचुरेशन होता है इस एरिया में, बोलते हैं एपिडिडाइमिस। और वास डिफरेंसिया, जो वास डिफरेंस, जो एपिडिडाइमिस से पहले वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं वास डिफरेंसिया, और इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। कोई बहुत बड़ी बात चीज है नहीं। रेटेटेस्टिस और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये सारी चीज आपको आना चाहिए। सेमिनल वेजाकल के बारे में ध्यान होना चाहिए। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेल में पाया जाता है। सिंपली लगता है कि ये फीमेल में पाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, मैं आपको यहाँ पे चीजें आपको दिखा के रख दिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे फीमेल की, अगर पेज नंबर 29 खोल के देखोगे तो फीमेल के बारे में दी गई है। यहाँ पे आप चीजों को देखोगे तो ये आपका कुछ पार्ट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सर्विक्स, आपको वेजाइना, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्लिटोरिस, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है, जो उसका आउटर लेयर है, जो आउटर वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और जो सेकेंड फोल्डिंग है, उसके बाद वाला जो फोल्डिंग, उसको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये सारी चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर इन चीजों को देख के जाओगे तो वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करके आ पाओगे। अब देखो, बोला कौन सा मेन में पाया जाता है। यूटेरस नहीं पाया जाता, वेजाना नहीं पाया जाता, लेबिया मेजोरा नहीं पाया जाता, कॉपर्स ग्लैंड जी ये पाया जाता है। ये पाया जाता है किसमें? किसमें पाया जाता है? ये पुरुषों में पाया जाता है। कॉपर ग्रंथि पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। वो चीज़ आप देख सकते हो वहां से, जो फोटो दिया मैंने आपको, उससे आप एक बार चीजों को रिकॉल कर पाओगे तो ये क्वेश्चन आप इजीली में सॉल्व करके आ पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खच्चड़ की उत्पत्ति किनके मध्य संकरण से होता है? ये ध्यान देने वाली बात है और आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे चले देखते हैं हम, यहाँ एनसीईआरटी की लाइन है लिखी हुई है यहाँ पे। अब देखोगे, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज, है ना। अगर ये मेट करेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आगे, इन सम केसेस द प्रोजेनी दे कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड मे बी कंसिडर्ड इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे म्यूल के बारे में यहाँ पे बात किया है, जो खच्चर के बारे में बात किया है। अब यहाँ देखो, मैंने इन चीजों को लिख रखा है कि अगर आप क्या मेल डंकी, क्या मेल डंकी को फीमेल हॉर्स से, मेल डंकी ध्यान रखना, मेल डंकी फीमेल हॉर्स से क्रॉस करेगा तो म्यूल बनेगा। क्या बनेगा? म्यूल बनेगा। किससे? मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, ध्यान रखना। दूसरा एक ये पूछता है कि हिनी किससे बनेगा? हिनी भी एक ऐसा ही कोई प्रजाति है जिसमें फीमेल डंकी और मेल हॉर्स, अगर मेल हॉर्स का हम हाइब्रिडेशन करवा दिए किससे? फीमेल डंकी से, तो हिनी बनेगा। लेकिन वहीं पे मेल डंकी का फीमेल हॉर्स से करवाएंगे तो म्यूल बनेगा। क्वेश्चन पूछा है म्यूल के बारे में, कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें? नर गधा प्लस मादा घोड़ा, यही ना? कौन सा है इसमें? देखो, मादा घोड़ा, मादा घोड़ा, इसमें ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नर गधा है ना, नर गधा मादा घोड़ा, ये होना चाहिए आपका। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैच नहीं कर रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, इसमें कोई भी नहीं है। म्यूल के बनाने के लिए सिंपल सा बात है, म्यूल से बनाने के लिए क्या है? मेल डंकी, मेल डंकी प्लस फीमेल हॉर्स, ये चीज आपको आना चाहिए। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? फीमेल हॉर्स मेल हॉर्स नहीं चलेगा, मेल हॉर्स नहीं चलेगा, मेल डंकी फीमेल डंकी नहीं चलेगा, तो इसमें से कोई नहीं आंसर चला जाएगा आपका, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, बर्थ कंट्रोल का कौन कौन सा मेथड है? अगर आप एनसीईआरटी देखोगे पेज नंबर 48 और पेज नंबर 44 में जो बर्थ कंट्रोल मेथड है, कौन कौन से मेथड है? कॉन्डम के बारे में बोला गया है, डायफ्राम के बारे में बोला गया है, सर्वाइकल कैप के बारे में बोला गया है, वॉल्ट के बारे में। ये सब फीमेल में यूज करते हैं और ये कॉन्डम
मेल में यूज करते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है, वो है आईओडीज, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज्यादा सेफ भी है। ठीक है, तो ये सारे जो हो गए, ये हो गए बर्थ कंट्रोल मेथड। कौन कौन से, कंडोम हो या डायफ्राम हो या आपको वॉल्ट्स हो, ये सब, या आपको सर्वाइकल कैप हो, ये या फिर आईओडीज हो, ये आपको बर्थ कंट्रोल। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वाला पेज है, ये वाले पेज पे, यहाँ पे क्या होता है, जिसको कोई बच्चा वगैरह नहीं है, ये सारी चीजों से, ये टेक्नोलॉजी से उसको बच्चा इजीली वे में मिल सकता है। कौन कौन से हैं, ZIFT, जायगोट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। दूसरा आप देखोगे कौन कौन सा है, IUT, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। अगर आप देखोगे GIFT, गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सारे क्या होते हैं, आपको ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिससे इजीली वे में बच्चा गेन करा जा सकता है। लेकिन उससे पहले वाला जो स्लाइड था, उसमें क्या देखे हमने, उसमें देखे थे कि इससे बच्चे के लिए कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपका, बर्थ कंट्रोल मेथड कौन कौन सा है। तो IVF, इससे बच्चा आपको मिलता है। GIFT, इससे भी मिलता है। आयोडीज, हाँ, इससे नहीं मिलता, ये बर्थ कंट्रोल मेथड है। ये क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड है, ये बर्थ कंट्रोल मेथड है। GIFT इससे भी मिलता है, जो मैं एनसीईआरटी में आपको दिखा चुका हूं। आंसर जाएगा IUDs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन बेस विच इज absent इन DNA। absent इन DNA, पहले तो नाइट्रोजन बेस होता क्या ये समझते हैं। नाइट्रोजन बेस जो है ना, ये आपका जो नाइट्रोजन बेस है, एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है गुआनिन, तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा होता है थायमीन। ठीक है, ये चार तरीके के बेस जो है जनरली पाए जाते हैं। कौन, चार तरीके के बेस जनरली पाए जाते हैं। कौन कौन सा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। और एक बेस है, और एक बेस, इसका नाम है यूरासिल। अब गौर से सुनना, ये कौन सा बेस है। ये जो तीनों बेस है ना, ये तीनों बेस आपको पाए जाएंगे किसमें, DNA में। किसमें, ये पाए जाएंगे आपको DNA में। लेकिन जो RNA है, RNA में थायमीन नहीं पाया जाएगा। थायमीन की जगह में क्या पाया जाएगा, यूरासिल। क्या पाया जाएगा, यूरासिल। तो क्या क्या पाया गया इसमें, एडेनिन पाया गया, गुआनिन पाया गया, साइटोसिन पाया गया और यूरासिल पाया गया। ये वाला थर्ड वाला, थायमीन इसमें नहीं पाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DNA में कौन सा पाया जाता है, तो आपको ये चारों मारने हैं। अगर RNA पूछता है तो ये तीन तो रहेंगे कॉमन दोनों में, और ये थायमीन की जगह पे आपको यूरासिल आ जाएगा, नाइट्रोजन बेस। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, चीजें साफ स्पष्ट है। यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ DNA की बात कर रहे हैं। DNA, द रेशियो बिटवीन एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ये चीज हो गया। ये तीन चार चीज पाया गया इसमें, किसमें, DNA में। किसमें पाया गया, DNA में, है ना, DNA में पाया गया ये चार चीज। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक लाइन ऊपर पढ़ोगे, इन RNA द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थायमीन। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ थायमीन, थायमीन के प्लेस पे क्या पाया जाएगा, यूरासिल पाया जाएगा। किसमें, RNA में। ठीक है, पेज नंबर 81 आप जाकर देखो एनसीईआरटी में, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कैरियर ऑफ मलेरिया डिजीज। इसकी मलेरिया डिजीज का कैरियर कौन सा है। आंसर जाएगा आपका फीमेल एनोफिलिस। कैसे, आप एनसीईआरटी चलो देखो, यहाँ पे क्या होता है लिखा हुआ मलेरिया के बारे में। मलेरिया किसकी वजह से होता है, एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये बहुत लंबा बात चला जाएगा, लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि जो मलेरिया होता है, एक मच्छर होती है, इसको बोलते हैं फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज, इसके काटने से होता है। और काटने से क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे, द पैरासाइट initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cells and rupturing their and rupture the rupture RBC is associated with the
रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हेमोजोइन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मलेरिया में कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है, तो आपको हेमोजोइन रिलीज होता है। और ये क्या काम करता है, चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 हर 3 से 4 दिन के बाद आपको बहुत ज्यादा हाई फीवर होगा, हर 3 से 4 दिन के बाद बहुत ज्यादा हाई फीवर होगा। तो 131 पेज पे जाके देखोगे एनसीईआरटी में, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे दिख जाएगी। ठीक है। विच हार्मोन कंट्रोल्स द ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच। तो पहले क्या है, बोथ एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल एट द मिडिल ऑफ साइकिल। जो 14 डे होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसके 14 डे पे ये दोनों का लेवल बहुत हाई हो जाता है। लेकिन रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच, एलएच लीडिंग टू द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ग। वहां पे क्या आता है, एक एलएच सर्ग आता है, इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफेन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है। द ओव्यूलेटिव फेज फॉलोड बाय द लुटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रामेर फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज ए कॉर्पस लूटियम। इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था, उसमें ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है। तो क्या होता है यहाँ पे, एफएसएच और एलएच ये दोनों पिक लेवल पे अटेन करता है, लेकिन एलएच जो है ना वो बहुत रैपिड सर्ज पाता है उस जगह पे जहाँ पे 14 डे पे आपको वहां पे ओव्यूलेशन होता है। ये पेज नंबर 35 पे जाकर आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें देखो, विच हार्मोन कंट्रोल्स द ओव्यूलेशन। तो ये आंसर चला जाएगा आपका एफएसएच एंड एलएच दोनों मिलकर कंट्रोल करता है। अगर सिंपली अगर एलएच के बारे में पूछता तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा अच्छा आंसर हो सकता था वो। ठीक है।